अस्सलामुअलैकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूं। नाज़रीन, आजकल सांस की मुख्तलिफ बीमारियां बहुत आम हो गई हैं, जिनमें से दमे की बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, जो उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके साथ बढ़ती रहती है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दमे के हवाले से। तो जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आप दीगर बीमारियों के हवाले से भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं 11 बजे तक। अच्छा जनाब, वो कहते हैं ना कि सांस की दुश्वारी दमे की दायमी अलामत है। तो आज हम डॉक्टर साहब से इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या क्या दुश्वारी पेश आती है और किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, क्या इसका कोई इलाज है, क्या इसका कोई मुस्तकिल इलाज है, या फिर आप सिर्फ मेडिसिन पे ही जो है गुजारा कर सकते हैं। तो हम ये तमाम चीज़ें जो है अपने शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सो डॉक्टर साहब, एक वीकेंड के बाद जब हम इधर आते हैं तो हमारे नाज़रीन हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम क्यों ना दमे के ऊपर बात की जाए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो स्पेशली बच्चों में देखी जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम दमे के हवाले से मैं आपसे पूछूंगी और हमारे नाज़रीन भी यकीनन जानना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ चलें। तो हम मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन और बात हो रही है आज अस्थमा दमे के हवाले से। सबसे पहले डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि सांस फूलने की वजूहात क्या होती है डॉक्टर साहब? अच्छा देखिए, जैसे अभी हमने बात कही कि सांस फूलने के हवाले से, जी जैसे दमा में भी ऐसा ही होता है कि सिम्टम्स ऐसे ही आते हैं कि बिल्कुल। आपकी सांस फूलने लगती है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, सांस फूलने की बहुत सारी वजूहात हो ठीक सकती है। हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह आ जाती है वो आ जाती है आपका जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज होने की वजह से स्टेमिना आपका डेवलप नहीं हो पा रहा होता। नॉर्मली हमारे यहाँ होता ही है कि जिसको भी सांस फूल रही हो तो उसके जहन में एकदम से ही आता है कि शायद उसे दमा हो गया है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये चीज़। होता क्या है कि फ़र्ज़ करें हम नॉर्मली अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे हम बात करते हैं कि नहीं कर रहे होते, तो ऐसी सूरत में जब हम थोड़ा बहुत भी चलने की कोशिश करते हैं या ओवर एक्सर्ट करते हैं तो हमारा जो है वो सांस फूलने लगता है। जबकि खुदा ना खास्ता उस वक्त ना हमें कोई लंग्स का प्रॉब्लम होता है, ना कोई हार्ट का कोई इशू होता है, लेकिन कहा जाता है कि सांस फूल रही है और उसकी वजह स्टेमिना डेवलप, यानी आपकी आदी बनना, जैसे कहते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन का होना, हार्ट का उस हिसाब से बढ़ना और सांस के अमल जो है वो उस हिसाब से होना, नहीं रेस्पिरेटरी रेट। तो ये चीज़ जब मैच नहीं करेगी तो हमें सांस फूलने में दिक्कत होगी। अच्छा, जहाँ तक इसके अलावा हम दूसरी बात करते हैं कि एलर्जी के हवाले से, कि एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस्ड एस्मा की हम बात करते हैं, यानी एलर्जी के सीज़न के अंदर आपने देखा होगा जो या तो दमे के मरीज़ हैं तो उनमें और ज़्यादा जो है उसका बिगाड़ पैदा होता है, सांस जो है लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये आती है कि नॉर्मली क्योंकि नज़ला बार बार हो रहा होता है और वो नज़ला जो है वो हलक में भी गिरता है, प्लस ये है कि जो सेक्रीशंस ज़्यादा हो रही होती हैं रतूबत, वो हमारी सांस की जो नालियां हैं उनमें सुखड़ाव पैदा करती हैं, उनमें कंजेशन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही अपीयर होते हैं जैसे दमा में। ठीक है। तो इसको भी हम इसको कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस्ड एस्थमा, यानी वो दमा जो एलर्जी की वजह से कॉज हो रहा हो। तो ये भी एक तरीके का दमा भी है अगर कह लें, लेकिन अगर कहा जाए तो ये सांस फूलने की एक वजह भी शामिल। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जी जो हार्ट पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स में जब हार्ट वीक होने लगता है तो ऐसी सूरत में हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है, जो हार्ट का काम जो है वो ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर, जब वो पूरी बॉडी में पंप नहीं सही से कर पा रहा होता तो ऐसी सूरत में रुकाव पैदा होता है जो कि ब्लड फेफड़ों से हार्ट में जा रहा है। तो वहाँ रुकाव की वजह से जो है वो सफ़ेद पार्ट जो है ब्लड का वो बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से पानी भरने लगता है फेफड़ों में, जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। तो ऐसी सूरत में भी जो है वो सांस फूलने लगता है या सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये तो है वो कॉमन वजूहात। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है सांस की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, सांस की बीमारी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चों में भी एलर्जी जो है मेन वजह है, कि यानी बच्चे जो हैं वो एलर्जेंस जो हैं वो ले रहे होते हैं, इनहेल कर रहे हैं, और जिनको सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है जिनको, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो सांस ले रहे होते हैं और नज़ला क्योंकि बार बार गिर रहा होता है, नज़ले की वजह से जकड़न सीने में आने लगती है, जिसके से बच्चों में सांस फूलने लग जाती है। अच्छा, बच्चों में भी दमा जो है वो कॉमन है, जिसकी वजह जो है एलर्जी जैसे मैंने बताई।
तो ऐसी सूरत में फिर हम बच्चों में भी बाज़त इन्हेलर्स का भी यूज़ कराते हैं, मेडिसिन्स भी यूज़ की जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है बच्चों में। ठीक है। दरअसल अगर मैं ये पूछना गलत ना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद में अक्सर देखा गया है कि सांस की बीमारी, दमे की बीमारी, क्योंकि वहाँ पे पॉलन का इशू है, एलर्जी होती है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा लोग इफेक्ट होते हैं या हम कराची या दीगर शहर देखिए में? बिल्कुल ऐसे ही असल में जहाँ पे ये ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ पॉलन का जो सीज़न आता है, तो ये जो पॉलेंस हैं बारीक बारीक होते हैं, ये हमारे सांस की नालियों में जाते हैं, और जो सेंसिटिव हैं जिनके अंदर इश्यूज़ ये है कि यानी जो हसासियत ज़्यादा रखते हैं, जिनमें यानी ऑल्टर्ड रिस्पॉन्स है बॉडी का, तो ऐसी सूरत में उनको बार बार जो है वो दमे की शिकायत हो रही होती है, इवन बच्चों में भी और बड़ों में भी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ठंडा जो क्लाइमेट है, सर्द एनवायरनमेंट जो है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी सर्दी के अंदर अमूमन जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ में सुकड़ाव पैदा होता है, इसी तरीके से सांस की नालियों में भी सुकड़ाव पैदा होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत। अच्छा, तो डॉक्टर साहब उस सूरत हाल में वहाँ के लोग क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो ये है कि हमें लॉन्ग टर्म यानी जिस दौरान तक वो सीज़न रह रहा है, यानी महीना 2 महीना, तो ऐसी सूरत में हम उनको एंटी एलर्जी मेडिसिन पे रखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एंटी एलर्जी मेडिसिन थोड़ा सा रूटीन से हट करे, जो एक कॉमनली सिट्राजिन, लोराडिनिन, ये मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल्ड एंड फ्लू। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं जिसके अंदर उनको एलर्जी बार बार अपीयर हो रही है और उसकी वजह सीजनल इम्पैक्ट है या सर्दी का इम्पैक्ट, तो ऐसी सूरत में हम उन्हें डिफरेंट मोंटिलुकास के नाम से आती है, उसको हम यानी लॉन्ग टर्म दी जाती है। लॉन्ग टर्म। तो डॉक्टर साहब क्या बच्चों को भी फिर यही रेकमेंड करते हैं? जी हाँ, बच्चों में भी होता है, डोज का डिफरेंस होता है, 4 मिलीग्राम, 5, और फिर बड़ों में 10 मिलीग्राम तक हम इसको लॉन्ग टर्म यानी महीना 2 महीना भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी आपने यहाँ बात की थी कुछ स्टेमिना के हवाले से, तो लैक ऑफ स्टेमिना की वजह से भी क्या सांस फूलता है? ये जी बिल्कुल, देखें इसके लिए ऐसा है कि नॉर्मली कोई भी शख्स जो हमें सुन भी रहे हैं, अगर वो सिर्फ थोड़ा सा तेज़ भागना शुरू करें, थोड़ा सा तेज़ चलना शुरू करें, तो उनको हाँफना, जबकि उनको खुदा ना खास्ता कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ना इवन कोई एलर्जी है, सिर्फ क्या है कि उनकी मसल्स की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, यानी जब आप भाग दौड़ करेंगे, आप चलेंगे, ओवर एक्सर्ट करेंगे, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगी। ठीक है। अब वो ऑक्सीजन की नीड कैसे पूरी होगी? वो उस सूरत में कि जब हार्ट तेजी से पंप करेगा, हार्ट के साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट यानी लंग्स का जो सांस लेने का अमल है वो भी तेज होगा। वो जब तेजी का इख्तियार करता है तो ऐसी सूरत में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने लगती है। और क्योंकि हम आदी नहीं होते हैं इतने तेज रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो कि 20 से क्रॉस कर जाता है, तो ऐसी सूरत में सांस फूलने लग जाती है। ओके, तो डॉक्टर साहब अक्सर देखा गया है जो ओबेसिटी पेशेंट होते हैं उनको सांस का ज़्यादा मसला रहता है, तो उस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, अब क्या है कि जैसे हम डायबिटीज़ की बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्यों होती है कि जब आपका वेट बढ़ना शुरू होता है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम ये बात करें सांस लेने के हवाले से, दमे के हवाले से, तो जो अगर वेट बढ़ता जाएगा तो रेस्पिरेटरी रेट, फॉर एग्जांपल एडल्ट के अंदर नॉर्मली 12 से 18 जो है वो रेस्पिरेटरी रेट होता है सांस लेने का, एक नॉर्मल एडल्ट में। अब ये अगर 20-25 पे पहुंचेगा तो उस सूरत में और ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि उसको बॉडी को कवर करना है, हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओबीज होते जा रहे हैं, लोड बढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर ओबीज पेशेंट्स के अंदर भी ये कंप्लेंट। डॉक्टर साहब फिर उस सूरत हाल में क्या वो एक्सरसाइज ना करें, क्या वो कम चल फिर करें, या फिर वो जिम का भी इस्तेमाल ना करें? अच्छा देखिए, नहीं, जैसे हम कहते हैं कि स्टेमिना बढ़ाने वाली बात, बिल्कुल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर ओबीज पेशेंट्स भी हैं, उनका वेट बढ़ गया है, तो ऐसी सूरत में ज़रूर वो एक्सरसाइज ऐसा शुरू करें और अपने स्टेमिना को, यानी जहाँ 1 या 2 मिनट में हाँप रहे थे, अगर 30 सेकंड 1-1 मिनट भी डेली का बढ़ाएंगे तो 30 दिन के अंदर 30 मिनट्स का इजाफा हो जाएगा, जो कि स्टेमिना में कहलाएगा। तो आप जहाँ पे फिर आप देखेंगे कि आप कहाँ पे 5 मिनट के अंदर ही आप चलने फिरने एक्टिविटी में आपको सांस फूलने लग रही थी, अब वो चीज़ बढ़कर जो है वो आप 15 मिनट भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे या चल फिर रहे होंगे या थोड़ी सी विग्रसली मूव कर रहे होंगे तो आपको थकन नहीं होगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो दमा के पेशेंट हैं, अक्सर देखा गया है कि उनके पास पंप या इनहेलर ज़रूर होता है। खुदा ना खास्ता अगर आप अपना इनहेलर या पंप जो है वो भूल जाएं, तो उस सूरत हाल में आप किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं? अच्छा देखें, बात ये है कि एस्मेटिक पेशेंट्स को बिल्कुल ये एहतियात रखनी चाहिए कि जो भी इनहेलर्स डॉक्टर्स ने एडवाइस किए हैं, चाहे वो स्टेरॉइड के इनहेलर्स हैं या कोई और, वो ज़रूर अपने साथ रखें। लेकिन इन केस खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो तो अपनी बॉडी एक्सर्शन को लिमिटेड कर दें, यानी अगर वो खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, ताकि जितना बॉडी को रेस्ट, यानी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम कर सकें उस वक्त तक, जब तक कि कोई फर्स्ट एड उन तक ना पहुंचे। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे हैं लोगों को आगाही देने के लिए, तो यकीनन बहुत से ऐसे पेशेंट होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि इनहेलर को आप किस तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से पंप या इनहेलर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा देखें, पंप यूज़ करने के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि अमूमन लोग इसको सिर्फ या तो कुछ ऐसे हैं जो यानी जो एक रिवर्ट पंप आता है, उल्टी उसको पोजीशन रखी हुई होती है, ऊपर से प्रेस करते हैं, तो अमूमन लोग बाहर से ही जो है यानी उसको बिल्कुल सामने की तरफ बहुत दूर रख के अगर वो स्प्रे करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल मुंह के करीब लाके अगर स्पेसर है तो स्पेसर रखें, वरना सिंगल यूज़ होता है, यानी सिंगल से मुराद जिस पेशेंट का है वही यूज़ करें। अगर घर में खुदा ना खास्ता मल्टीपल केसेस हैं तो वो एक ही इनहेलर एक से ज़्यादा लोग यूज़ ना करें, एक बात। दूसरा ये कि स्पेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनहेल करने के लिए सांस को एक साथ प्रेस करते ही सांस बंद है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन और बात हो रही है एस्थमा और अदिया दमे के हवाले से। तो नाज़रीन, इस टॉपिक को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज़ आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम इस पर मज़ीद बात नहीं कर पाए, ज़्यादा बात नहीं कर पाए। तो हम इस टॉपिक को कल भी कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं दमे के हवाले से, तो आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। और ओवर टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखें जहाँ तक हम दमे की बात करें या सांस फूलने की बहुत सारी वजूहत हैं। अमूमन इस असल में इस टॉपिक को सेलेक्ट करने की वजह ये थी कि बहुत सारे लोग घर में परेशान हो जाते हैं, बच्चों के हवाले से भी, बड़ों के हवाले से, कि खुदा न खास्ता अचानक क्यों सांस फूलने लगी, क्या मुझे कोई लंग्स का प्रॉब्लम। तो बात ज़रूरी नहीं होता कि लंग्स में कोई ऐसा इशू हो जिसकी वजह से सांस फूल रही हो। थकावट का एहसास होना, कमज़ोरी की वजह से भी सांस फूल सकती है। इसके अलावा जो अलामात हैं यानी जो वजूहात हैं उस पर इंशाल्लाह डेफिनेटली हम चाहेंगे कि डिटेल में बात करें, क्योंकि एजमेटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, एलर्जी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह इस पर ज़रूर डिस्कशन। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम एस्थमा में बात करें तो ये ज़रूरी है कि आपके पास फर्स्ट एड में भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज खुदा ना खास्ता कभी आपकी सांस अचानक उखड़ने लगती है, तो आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम इस पर भी कल बात करेंगे, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखें दमे के जो मरीज़ हैं ख़ासतौर पर उनको जो मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं वो इमरजेंसी मेडिसिन, उसमें SOS भी होती हैं कि जब अचानक अटैक हो जाए, एपिसोड्स आएँ आपके दमे के, तो आप उस सूरत में इनहेलर भी यूज़ करते हैं। और स्टिमुलेशन भी वैसे अलग से यूज़ की जाती है, बाद वक्त जो है वो नेबुलाइजेशन भी की जाती है, बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो डेफिनेटली मेडिसिन होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मेडिसिन जो भी हैं वो डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से हों। इसमें खुद से अपने तौर पे, यानी आप फ़र्ज़ करें पेशेंट है लेकिन किसी और को कोई सिम्टम है, आप अपने तौर पे शुरू ना करें, ये ज़रूर एडवाइस की जाती है। और दूसरा ये एलर्जी की मेडिसिन बहरहाल घरों में मौजूद हैं। अब तो देखा जाए तो मोरलेस हर घर में जो है कॉमन जो अवेलेबल एलर्जी की मेडिसिन हैं, चाहे वो सिरप फॉर्म में है या टैबलेट, वो तमाम घरों में अवेलेबल होती हैं। तो उसका लेकिन डोजिंग का अगेन इशू आता है कि डोजेस किस डोज में दी जाए, इसको एहतियात करने की ज़रूरत है। इससे बेहतर ही होता है कि डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ठीक है, तो जनाब कल भी हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब यहीं मौजूद होंगे, मैं भी आप लोग के साथ होंगी। और आज भी बारिश की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से, तो जनाब अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके आप बारिश में कम निकला करें, अवॉइड किया कीजिए, बिकॉज यू नो द सिचुएशन। आपको हमारे शहर की सिचुएशन बिल्कुल पता है कि क्या हो जाता है बारिश के दौरान। और जितना हो सके अपना ख्याल रखिए। कोरोना चल रहा है, SOPs को फॉलो कीजिए और अपना मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड ग्लव्स इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को। मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिए।